नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के प्राचीन इतिहास को प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। झारखंड के इतिहास से संबंधित आज का जो यह सेशन है, यह पहला सेशन है जिसमें मैंने झारखंड के नामकरण और प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुल 40 प्रश्नों को इसमें मैंने शामिल किया है। सेशन को देखने के बाद आप लोगों को 25 प्रैक्टिस प्रश्न मेरे ऐप पर प्राप्त हो जाएंगे, जिन्हें सॉल्व करने के बाद आप इन दोनों टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज और जो क्विज होगा मेरे ऐप पर, उसे प्राप्त करने के लिए आपको मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें झारखंड शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है? किस बुक्स में हमें झारखंड शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है? तो बुक का नाम दिया गया है पद्मावत, आईने अकबरी, कबीर के दोहे, तारीखे फिरोज शाही, 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तारीखे बांग्ला। ये 6 किताबों का नाम दिया गया है और आपका जो उत्तर होना चाहिए, इन कूट में से उत्तर आपको देना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आईने अकबरी को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी को छोड़ करके पद्मावत, कबीर के दोहे, तारीखे फिरोज शाही, 13वीं सदी का ताम्रपत्र, तारीखे बांग्ला में झारखंड शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अतः ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? ऑप्शंस हैं आपके अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि जो असुर हैं झारखंड की प्राचीनतम जनजातियों में से एक हैं, झारखंड की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? कब प्राप्त होता है, किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं 7वीं सदी, 11वीं सदी, 10वीं सदी और 13वीं सदी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13वीं सदी के प्राप्त एक ताम्रपत्र में, ध्यान रखिएगा, एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है। और यह जो ताम्रपत्र था, ओडिशा के शासक नरसिंह देव द्वितीय का ये क्या था? ताम्रपत्र था। और इसी ताम्रपत्र में सर्वप्रथम हमें झारखंड शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। तो यहाँ 2 अन्य तथ्य हैं कि ओडिशा के शासक नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में हमें झारखंड शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद में झारखंड को ब्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो चारों वेद का नाम आपको यहाँ पर दिया जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा ब्रात्य कहा गया है अथर्ववेद में। झारखंड को ब्रात्य शब्द से सूचित अथर्ववेद में किया गया है। ब्रात्य मतलब जो कि पिछड़ा हुआ हो, अंत्यज हो, जिनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, ऑप्शन बी में है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऑप्शन सी है आईने अकबरी और ऑप्शन डी है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि झारखंड प्रदेश का उल्लेख पूछा गया है, न कि झारखंड शब्द का। यदि झारखंड शब्द का उल्लेख हम लोग देखें तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में हमें वह उल्लेख प्राप्त होता है। और झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को हम लोग पुंड्र या पुंड के नाम से जानते हैं और ऐत्रेय ब्राह्मण में ही झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है?
तो यहाँ पर ऑप्शन से है ए अस्पृश्य, बी शूद्र, सी असुर और डी चांडाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा खोखरा। तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर देना है कि तुजुके जहांगीरी के रचनाकार कौन है। ये बराबर यह प्रश्न पूछा जाता है कि तुजुके जहांगीरी के रचनाकार कौन है। अगला प्रश्न है इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक के संपूर्ण पठारी भूभाग या क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन है आपके ए गया, बी इलाहाबाद, सी सासाराम और डी काशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के काशी से लेकर के पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल के बीरभूम तक के क्षेत्र को बीरभूम तक के क्षेत्र को बुकानन ने क्या माना है? बुकानन ने इन्हें माना है झारखंड प्रदेश के रूप में इसे वर्णित किया है। कहां से कहां तक? तो काशी से लेकर के बीरभूम तक के क्षेत्र को। अगला प्रश्न है महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जरासंध के अधिकार क्षेत्र में झारखंड था। ध्यान रखिएगा झारखंड जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। कब? तो महाभारत काल में। और जरासंध जो था ये बृहद्रथ वंश का शासक था, बृहद्रथ वंश का शासक था और इसके अधिकार क्षेत्र में आपका झारखंड था। उल्लेखनीय तथ्य है कि जरासंध अपने शत्रुओं को पराजित करके उन्हें बंदी बना करके झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था और वहीं पर उनकी जंगली जानवरों के द्वारा उन्हें मार करके हत्या कर दी जाती थी। तो जंगली जानवरों के शिकार के रूप में जरासंध अपने दुश्मनों को झारखंड के जंगलों में छोड़ा करता था। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड को जाना जाता था। प्रारंभ में हम लोग जानते हैं कि इसे चुटिया नागखंड के नाम से जाना जाता था, जो कालांतर में अपभ्रंशित होकर के चुटिया से आपका छोटा नागपुर और फिर छोटा नागपुर में परिवर्तित हो गया। चुटिया नागखंड से परिवर्तित होकर के छोटा नागपुर यह बनता है और अंग्रेजों के शासन काल में इसे छोटा नागपुर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसका नामकरण बाद में रांची कर दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किशुनपुर जो था दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय था, जिसकी स्थापना 1833 ईस्वी में की गई थी। और वर्तमान में हम लोग किशुनपुर को रांची के नाम से जानते हैं। यद्यपि यहाँ के जो पहले अधिकारी थे एजीजी विल्किंसन, उन्हीं के नाम से विल्किंसनगंज को हम लोग किशुनपुर के नाम से भी जानते हैं, जो वर्तमान रांची है। अगला प्रश्न है महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरिक देश के नाम से की गई है। उल्लेखनीय तथ्य है कि महाभारत में ही झारखंड को पशु भूमि, ध्यान रखिएगा, पशु भूमि के नाम से भी जाना जाता था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कर्क रेखा के गुजरने के कारण इसे अर्कखंड या कर्कखंड के नाम से भी संबोधित किया जाता था। अर्कखंड या कर्कखंड के नाम से भी महाभारत काल में झारखंड को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है वेनसांग ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वेनसांग ने झारखंड के लिए ऑप्शन ए किलो न सुफा लाना शब्द या किलो न सुका लाना शब्द का प्रयोग किया है। और हर्षवर्धन के शासन काल में, ध्यान रखिएगा, जब हर्षवर्धन भारत पर शासन कर रहा था तो इस हर्षवर्धन के शासन काल में वेनसांग झारखंड की यात्रा करता है
और यहाँ पर उसने झारखंड के लिए किलो नसुकालाना या किलो नसुफालाना शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है आपका कर्ण सुवर्ण। कर्ण सुवर्ण नाम से झारखंड जाना जाता था, जिसका चाइनीज अनुवाद या मंडारिन भाषा में अनुवाद वेनसांग ने किलो नसुकालाना किया है। यहाँ एक प्रश्न है कि वेनसांग के यात्रा वृतांत का नाम क्या है। वेनसांग का यात्रा वृतांत, ध्यान रखिएगा, यात्रा वृतांत का नाम क्या है। आप इसका उत्तर आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल परगना को नरीखंड और बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता था। तो हम लोग पूर्व में देख चुके हैं कि महाभारत काल में भी इसे कर्क खंड या अर्क खंड के नाम से जाना जाता था, और झारखंड से कर्क रेखा के गुजरने के कारण इसे कर्क या अर्क खंड के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस ऐतिहासिक ग्रंथ में झारखंड को क्या नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड कहा गया है, ऋग्वेद में इसे किक्कट प्रदेश कहा गया है, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश कहा गया है, श्री वायु पुराण या महापुराण में इसे मुरंड कहा गया है, वहीं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड कहा गया है। उल्लेखनीय तथ्य है कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके लेखक हैं हरिसेन। उसके लेखक कौन हैं? हरिसेन। ध्यान रखिएगा, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। और अन्य एक तथ्य है कि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस शैली में की है, किस शैली में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। आप यदि शैली का नाम जानते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। सही उत्तर वाले को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि अन्य लोग भी पता कर सकें कि सही उत्तर क्या था। वहीं श्री विष्णु पुराण में कहा गया है मुंड। झारखंड को विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता है। वहीं भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि अकबर नामा में जो अबुल फजल की रचना है उसमें कोकरा के नाम से जाना जाता है, आईने अकबरी में खंकरा के नाम से, तुजुके जहांगीरी में खोखरा के नाम से। याद रखिएगा, तुजुके जहांगीरी में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता है। वहीं आपका सियारुल मुतखरैन, ध्यान रखिएगा, सियारुल मुतखरैन में झारखंड नाम से इसे जाना जाता है। और सियारुल मुतखरैन के रचनाकार हैं गुलाम हुसैन खान, जो कि मीर कासिम के, ध्यान रखिएगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम के इतिहासकार थे। और मीर कासिम का इतिहास यदि हम लोगों को पढ़ना है, जानना है, तो हमें सियारुल मुतखरैन पढ़ना होगा, जिसमें बंगाल के इतिहास के विषय में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अगला है आपका कि तारीखे फिरोज शाही जो रचना है शम्स सिराज अफीफ की, और इसमें झारखंड शब्द मिलता है। वहीं तारीखे बांग्ला जो मध्यकालीन रचना है मध्यकालीन भारत की, इसमें भी झारखंड नाम प्राप्त होता है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में यह झारखंड को हम लोग झारखंड नाम ही देखते हैं। इसके अतिरिक्त कबीर के दोहे में कबीर के दोहे में हमें झारखंड नाम प्राप्त होता है। वहीं मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खुखरा के नाम से जाना जाता है। वहीं पाहियान ने झारखंड को कुक्कुट लाड़ नाम दिया है। कुक्कुट लाड़ के नाम से पाहियान ने झारखंड को संबोधित किया है। और टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कहा है। टॉलमी ने झारखंड को क्या कहा है? मुंडल कहा है। इसके अतिरिक्त चाणक्य या विष्णुगुप्त के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या कुकुट प्रदेश या कुकुट देश के नाम से जाना जाता है। अशोक के स्तंभ लेख, ध्यान रखिएगा, अशोक के स्तंभ लेख में झारखंड को आठवीं या आटव प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यहाँ हम लोग समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को देख ही चुके हैं। प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड नाम से जाना गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो नामाकरण से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके हैं और अंत में डिटेल्स भी देख चुके हैं।
इसके पश्चात हम लोग देखेंगे झारखंड में प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो हमारा पहला प्रश्न है वह है हजारीबाग जिले में पुरापाषाण कालीन स्थल का उत्खनन कब करवाया गया था। तो यह उत्खनन आपका ऑप्शन डी 1991 ईस्वी में करवाया गया था। और हजारीबाग जिले में पुरापाषाण कालीन जो स्थल है उसका नाम आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि वह नाम क्या था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन ए दरगामा। दरगामा जो पुरापाषाण कालीन स्थल है वह चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा स्थित है और यहाँ दरगामा पुरापाषाण कालीन स्थल है। दरगामा गांव से मध्य पाषाण कालीन, ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होंगे? तो दरगावा पश्चिमी सिंहभूम से। आगे हमें सुमेलित करना है नक्षत्र के चित्र, पत्थर के स्लेट, लोहे की आरी, और ऑप्शंस आपके हैं बुर्जू, बसिया और इसको। ये सारे जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं ये किन स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका मिलान हम लोग इस कूट में करेंगे कि कहां से प्राप्त होते हैं हमें। तो नक्षत्र के चित्र जो है हमें इसको से प्राप्त होते हैं। इसको की गुफाएं कहाँ हैं? हजारीबाग में, ध्यान रखिएगा, हजारीबाग में इसको की गुफाएं हैं और यहाँ से हमें नक्षत्र के चित्र प्राप्त होते हैं। पत्थर के स्लेट हमें बुर्जू से प्राप्त होते हैं और अंत में बच गया लोहे की आरी, तो यह हमें बसिया से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका जो कूट हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन CAB, यानी आपका ये मिलान सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं सरैया, रहम, इसको और देहांगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि इसको से हमें क्या प्राप्त होते हैं? भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सभी के चित्र प्राप्त होते हैं। कहां से? तो इसको से ये प्राप्त होते हैं हमें, इसको से। और इसको क्या है? हजारीबाग स्थित पुरापाषाण कालीन स्थल, पुरापाषाण कालीन स्थल है। और यह कहाँ है? हजारीबाग में। इसको कहाँ है? हजारीबाग में इसको स्थित है। और यहाँ से बड़े बड़े पत्थरों पर आदि मानवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आकृति बनाई गई है। अन्य आकृतियों की अगर हम लोग बात करें तो एक खुला सूर्य मंदिर यहाँ पर प्राप्त होता है हमें। खुला सूर्य मंदिर कहाँ से प्राप्त होता है? इसको से प्राप्त होता है। और शैल चित्रों की दीर्घा, शैल चित्रों की दीर्घा हमें प्राप्त होती है। शैल चित्रों की दीर्घा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, शैल चित्रों की दीर्घा कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसको से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्व पाषाण काल। झारखंड से पूर्व पाषाण कालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं जो प्रागैतिहासिक कालीन, ध्यान रखिएगा, प्रागैतिहासिक कालीन झारखंड के प्रागैतिहासिक कालीन झारखंड के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बोनगारा। बोनगारा कहाँ है आपका? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। ध्यान रखिएगा, बोनगारा आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। और यहाँ से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष, मृद भांड आपका मिट्टी के बर्तन हो गया। मृद भांड क्या हो गया? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन के अवशेष, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से हमें बलय प्रस्तर, रिंग स्टोन, बलय प्रस्तर जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रिंग स्टोन आदि भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है हमें। तो सुमेलित करने के लिए हमें देखना क्या होगा? प्रश्न तो अवशेष और स्थल के रूप में है। अवशेष क्या है? हमारा कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है?
तांबे की 49 खानों के अवशेष आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर। ये 4 अवशेष हैं और उनके प्राप्ति स्थल आपको सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है बाहरगंडा, ऑप्शन बी लुपंगड़ी, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी इसको। तो यहाँ पे हमें इसे सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए हमें क्या देखना होगा, कूट देखना होगा। तो मिलाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कब्रगाह के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो ऑप्शन बी लुपंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा जो मूर्ति है वह कहां से प्राप्त होती है, तो वह प्राप्त होती है आपका पलामू के किले से यह प्राप्त हुई है मूर्ति। तांबे की 49 खानों के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो हजारीबाग का क्षेत्र है बाहरगंडा। बाहरगंडा हजारीबाग में स्थित है, हजारीबाग में स्थित है। और यहां से हमें क्या प्राप्त होते हैं, तो तांबे की 49 खानों के अवशेष। और अंत में बच गया आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर। तो पूर्व में हम लोग इसको वाले प्रश्न में देख चुके थे कि इसको से विशाल खुला सूर्य मंदिर का अवशेष हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार यदि मिलाने पर हम लोग देखें तो हमारा ऑप्शन डी सही बैठता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय नवपाषाण काल का आरंभ झारखंड में कब से माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से द्वितीय नवपाषाण काल का झारखंड में आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बोंगारा से हाथ से बने मृदभांड तथा पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी है नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी है लुपुंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ऑप्शन डी है दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि ऑप्शन ए बोंगारा से हाथ से बने मृदभांड और पत्थर के मनके प्राप्त हो रहे हैं। नामकुम से तांबे और लोहे के औजार के साथ साथ वान के फलक भी प्राप्त होते हैं। लुपंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और हजारीबाग के दुमदुमा से, ध्यान रखिएगा दुमदुमा कहाँ है, तो हजारीबाग में दुमदुमा है आपका हजारीबाग में। और यहां से हमें शिवलिंग प्राप्त होता है, दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग जिले में स्थित इसको के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस हैं, ए में यहां से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी है यहां से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी यहां से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। और ऑप्शन डी है यहां से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। तो पीछे हम लोग देख चुके हैं ऑप्शन डी, शिवलिंग कहां से प्राप्त हुए थे, दुमदुमा से। ध्यान रखिएगा दुमदुमा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और ये कहां है दुमदुमा, हजारीबाग। बाकी सारा ऑप्शंस मेरा सही है। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं। और इनका संबंध किससे है, तो हजारीबाग के इसको से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको या हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कब्रगाह के अवशेष। कब्रगाह के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, तो लुपुंगड़ी से कब्रगाह के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आप लोग यह बता सकते हैं कि लुपंगड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। और सही आंसर करने वाले को एक हार्ट यहाँ पर मिल जाएगा ताकि आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर जान पाए। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है फिर से अवशेष और स्थल। ऑप्शंस में दिए गए कांसे का प्याला, वान के फलक, दुर्लभ शैल चित्र और पत्थर के मनके। स्थल दिया गया है नामकुम, भवनाथपुर, लोहरदगा और बोंगारा। तो ध्यान रखिएगा कांसे का प्याला जो है मेरा ऑप्शन आपका सी, लोहरदगा से प्राप्त होता है। वान के फलक हम लोग पीछे देख चुके हैं, नामकुम से प्राप्त होता है। दुर्लभ शैल चित्र जो है मेरा बोनगारा से प्राप्त हुआ है। और पत्थर के मनके हमारा भवनाथपुर से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है? अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, 4 पाए वाली चौकी मिली है। वैसे चौकी में 4 पाए ही होते हैं, 3 पाए नहीं होते हैं, जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शंस आपके हैं बरवाडी, पांकी, पांडु और इसको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झारखंड के पांडु से क्या मिला है? 4 पाए वाले पत्थर की चौकी मिली है और इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ध्यान रखिएगा, पांडु आपका कहाँ है? तो पांडु पलामू जिले में है। पांडु पलामू जिले में स्थित है, जहां से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली थी। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असुर और बिरजिया को लौह युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना गया है। इसके अतिरिक्त झारखंड में लौह युग के सूत्रपात करने वाले जनजाति कौन थी? लौह युग का सूत्रपात करने वाली जनजाति असुर और बिरजिया ही थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा स्थल था? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि लोहरदगा, धनबाद, सिंहभूम और पलामू। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु था और इस कालखंड में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर, असुर, बिरजिया तथा बिरहोर, ये 3 जनजातियां थी। ये तीनों जनजातियां क्या कर रही थी? ये जनजातियां तांबा गला करके विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं अन्य चीजों का निर्माण सिंहभूम क्षेत्र में कर रही थी। आज भी हम लोगों को जो तांबा है कहाँ प्राप्त होता है? पूर्वी सिंहभूम में। ध्यान रखिएगा, तांबा झारखंड में कहाँ प्राप्त होता है? पूर्वी सिंहभूम में तांबा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार हमें प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांडु से हमें मिट्टी के कलश, मिट्टी की दीवार और तांबे के औजार हमें प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त पांडु से 4 पाए वाले, 4 पैर वाली पत्थर की चौकी भी हमें प्राप्त हुई है और जिसे पटना संग्रहालय में कहा क्या रखा गया है? सुरक्षित रखा गया है। पांडु झारखंड के पलामू जिले में है। ध्यान रखिएगा, झारखंड के पलामू जिले में पांडु स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र हमें प्राप्त होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इसको। प्रश्न का दोहराव यहाँ पर हो गया है, इसको हजारीबाग से ये सारे अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 प्रकार के कुठार जो हैं छोटा नागपुर से पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के गुमला, रांची और लोहरदगा जिलों के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ के किस स्थान पर पुरापाषाण कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल हैं? ऑप्शंस हैं आपके दामोदर घाटी, बी करहरवारी, सी बरगुंडा, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाए, सही उत्तर होगा और रामगढ़ के दामोदर घाटी, करहरवरी और बरगुंडा से पुरापाषाण कालीन मानव सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। और इस काल के लोग क्या करते थे? तो शिकार करते थे तथा खाद्य संग्राहक थे। इन लोगों को कृषि का यहाँ पर ज्ञान नहीं था, कृषि का ज्ञान नहीं था और अभी इस समय पशुपालन भी प्रारंभ नहीं हुआ था। पुरापाषाण कालीन खंड में कृषि और पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ था। मनुष्य क्या था? एक शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में मनुष्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंहभूम के दुगनी हरिबेड़ा, चांडिल, चकुलिया आदि क्षेत्र किस काल से संबंधित है?
तो यह जो स्थल है सारे के सारे नवपाषाण कालीन स्थल हैं। सिंहभूम के दुगनी, हरिबेड़ा, चांडिल, चकुलिया आदि क्षेत्र नवपाषाण कालीन स्थल हैं। और झारखंड में नवपाषाण कालीन जो स्थल है 10,000 BC से लेकर के 1000 BC तक के कालखंड को माना जाता है। और इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हो चुकी थी। और झारखंड में इस काल के जो अवशेष हैं वह हमें रांची, लोहरदगा, ध्यान रखिएगा, रांची, लोहरदगा, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी एवं पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से इस काल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। और इस काल में जो मनुष्य था वह आग का प्रयोग करना जान चुका था और आग का प्रयोग मनुष्य प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न है झारखंड के किस स्थल से कांस्य एवं तांबे की चेन या सिकड़ी और कांसे की अंगूठी प्राप्त होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुरुंद से क्या प्राप्त हुई है? कांसे एवं तांबे की चेन और कांसे की अंगूठी प्राप्त होती है। यहाँ आप एक आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि झारखंड के किस जिले में मुरुंद स्थित है। अगला प्रश्न है चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड के संधरी स्थान से पुरातात्विक कालीन कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके हैं अस्थि कलश, कुल्हाड़ी, मृदभांड और मेगालिथ पत्थर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगालिथ पत्थर के जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वह चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड के संधरी स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कांस्य युगीन औजारों का निर्माता झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा असुर। असुर को झारखंड में कांस्य युगीन औजारों का निर्माता माना जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि असुर जो है वो आपके लौह युग, ताम्र युग एवं कांस्य कालीन युग को झारखंड में प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है। और इन्हें ही झारखंड में इन तीनों युगों को प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। और झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में असुर जनजाति का नाम आता है। आगे फिर से अंतिम प्रश्न है आपका, इसे सुमेलित करना है। स्थल दिया गया है बेनूसागर, बी भवनाथपुर, तीसरा है बाहरगंडा और चौथा है लुपंगड़ी। यहाँ अवशेष के साथ हमें इनका मिलान करना है। तो बेनूसागर से हमें क्या मिली है? बेनूसागर से जैन मूर्तियां प्राप्त होती हैं। लुपंगड़ी से हमें क्या प्राप्त हुआ है? कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाहरगंडा जो हजारीबाग का क्षेत्र है वहां से 49 खाने प्राप्त हुई हैं तांबे की खाने, ध्यान रखिएगा तांबे की खाने थी। और भवनाथपुर गढ़वा से हमें हिरण, भैंसा आदि का चित्र प्राप्त होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो झारखंड के इतिहास से संबंधित आज का जो सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आप लोगों को सेशन से लाभ हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।